नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह सावल और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं 2024 का ओपिनियन पोल पार्ट 2। देश की 543 में से 229 लोकसभा सीट का आंकड़ा सामने आ चुका है। अब तक की बड़ी बात यह है कि जो एनडीए दक्षिण में कमजोर दिखाई दे रहा था, वो हिंदी पट्टी तक पहुंचते पहुंचते बेहतर स्थिति में दिखाई देने लगा है। अब तक हमने आपको जिन 229 सीटों का हाल दिखाया, उनमें 120 सीट एनडीए की झोली में और 109 सीट इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के। जैसे जैसे ये ओपिनियन पोल आगे बढ़ रहा है, तस्वीर और भी साफ होती जा रही है। अब मैं आपको दिल्ली की 7 सीटों की जमीनी हकीकत बताने जा रहा हूं, जहां इस बार विपक्षी खेमे का गणित बदला है। दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ती रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में जेल में है। उनकी पार्टी जेल का जवाब वोट से इस नारे के साथ मैदान में है, जबकि बीजेपी केजरीवाल की ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर वोट मांग रही है। सवाल यह है कि इन हालात का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा। जो दिल्ली पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अपनी 7 की 7 सीट एनडीए को देती रही है, वो बदले हालात में क्या फैसला करने वाली है। क्या दिल्ली वाले इंडिया अलायंस के वायदों पर एतबार करेंगे या एनडीए का पलड़ा भारी पड़ेगा। एबीपी न्यूज सी वोटर का हमारा ये ओपिनियन पोल इन सभी सवालों का मुकम्मल जवाब आपको देगा। तो 2024 के फाइनल ओपिनियन पोल में अब वक्त है देश की राजधानी दिल्ली का सियासी मिजाज आपको बताने का। और ये देखिए, मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली के करोल बाग में स्थित ये हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, जो दिल्ली की पहचान पूरे दुनिया भर में मशहूर है। और यहीं से वो आंकड़ा देखिए आपके सामने आता हुआ। दिल्ली में किसे कितना वोट प्रतिशत, सबसे पहले 58% एनडीए के खाते में जाता हुआ, 35% इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि 7% अन्य के खाते में भी जा सकता है। तो फाइनल ओपिनियन पोल में ये दिल्ली का वोट शेयर हमने आपको बताया कि इन 7 सीटों में से कितना वोट शेयर किस पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। तो एनडीए को 58%, इंडिया गठबंधन को 35%। अब जरा आगे बढ़ते हुए सीटों की बात कर लेते हैं कि किसे कितनी सीटें मिल सकती है। वोट शेयर के बाद अभी सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो 7 सीटों का ये देखिए लेखा जोखा आपके सामने आ गया और क्लीन स्वीप एनडीए इस बार भी करता दिख रहा है। 7 सीटें एनडीए को जा सकती है। यहां पर एक भी सीट ना तो किसी दूसरे के खाते में और ना ही इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। तो यहां विपक्ष के लिए झटका जरूर, क्योंकि 7 सीटें एनडीए को जाती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती हुई, ये ताजा सर्वे है चुनाव से ठीक पहले। और इसी के साथ आपको आगे हम हर एक सीट की डिटेल भी बताएंगे कि कौन सी सीट किसके खाते में जा सकती है। उसके लिए एक बार आइए फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी रोहित का। बिल्कुल, तो शिरीन ने इस वक्त की बड़ी खबर दी है दिल्ली को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल। दिल्ली में फिर बीजेपी का क्लीन स्वीप। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एक बार फिर से क्लीन स्वीप बीजेपी का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का असर नहीं दिख रहा है सर्वे के मुताबिक। और दिल्ली के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस वक्त वो चल रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना है ये भी हम जानेंगे। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल। दिल्ली में फिर बीजेपी का क्लीन स्वीप, यानी 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। ये बात ओपिनियन पोल कह रहा है, एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। और आइए अब हम आपको दिल्ली की, पूरी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, दिल्ली किसे कितनी सीट, अगर एनडीए की बात करें 7 सीट और इंडिया गठबंधन अभी 0 पर है, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। यह दिल्ली की तस्वीर इस वक्त की उभर कर सामने आ रही है कि दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे इस वक्त दिख रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब देखिए, इसमें कई और दिलचस्प बातें। एक बार फिर से अगर हम पूरे दिल्ली की मुकम्मल तस्वीर देखें, यानी एक एक सीट का हाल देखें। देखिए, ये सीटें हैं चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ये तमाम वो 7 की 7 सीटें हैं दिल्ली की, जिनका हाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब आप ये देखिए, बीजेपी 7 सीट और इंडिया गठबंधन को हमने हरा रंग दिया है, लेकिन 7 की 7 सीटों पर यहां पर केसरिया रंग दिख रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर आगे दिख रही है। लेकिन इस 7 के बीच में भी एक पेच है। वो पेच क्या है आखिरकार,
वो हम आपको बताते हैं कि इन 7 सीटों में अभी तक देखिए। अब इसमें एक और सवाल है, वो सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे, उनसे उस सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले एक रोचक आंकड़ा आप देखिए। चांदनी चौक की अगर बात करें, चांदनी चौक वो सीट यानी एक सीट 3% का स्विंग। आप देखिए चांदनी चौक की सीट वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3% वोट पर आगे खड़ी है, यानी 3% वोट अगर इधर से उधर हुए तो इस सीट का नतीजा बदल सकता है। ऐसे में चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ सीट कही जा सकती है। चांदनी चौक में कौन कौन प्रत्याशी है, इस पर भी एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं। देखिए चांदनी चौक की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने व्यापारी नेता जो कि बड़े लंबे अरसे से काम करते रहे व्यापारियों के लिए, उनको टिकट दिया है, यानी प्रवीण खंडेलवाल ये आगे दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3% से इस आंकड़े पर गौर करिएगा। और जेपी अग्रवाल, और मैं ये भी आपको बता दूं कि जेपी अग्रवाल कल ही इनके नाम की घोषणा हुई है, हालांकि सर्वे उससे पहले का। इन तमाम सवालों के जवाब हम यशवंत जी से लेंगे। मैं यशवंत जी आपको एक बार फिर आमंत्रित करूंगा, एक बार आइए यहां एलईडी के सामने, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें आपने दिखाई, एनडीए आगे, लेकिन एक सीट पर पेच फंस गया, वो सीट चांदनी चौक। और चांदनी चौक में आखिरकार यशवंत जी पहला सवाल दर्शकों के जहन में भी आएगा, क्योंकि चांदनी चौक में अगर हम इंडिया की बात करें यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने प्रत्याशी तो कल ही घोषित किया है, तो हमारा जो ये सर्वे है ये उससे पहले का है। बिल्कुल, ये बात बतानी बहुत आवश्यक है कि हमारे सर्वे के आंकड़े कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के पहले के हैं जी, इसलिए इसको उस परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि कल एक सीट जो फंसी हुई आपको पेंच दिख रहा है, वहां पे कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है वो तगड़ा कैंडिडेट है, पुराना कांग्रेस का नेता चेहरा वाला कैंडिडेट है, इसलिए वो सीट फंसेगी। नंबर दूसरी चीज कि जो पूर्वी दिल्ली वाला कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है जी, उसके चक्कर में कम से कम पूर्वी दिल्ली की लड़ाई रोचक हो जाएगी जी। हालांकि इन 7 सीटों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं जी, वही एक सीट ऐसी है जहां सबसे ज्यादा मार्जिन हमारे सर्वे में बीजेपी के लिए आया है, पूर्वी दिल्ली में जी, सबसे ज्यादा। यानी इस वक्त दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो मनोज तिवारी की सीट सबसे ज्यादा बीजेपी की मजबूत सीट थी। अब वहां पर उन्होंने जो कैंडिडेट कन्हैया कुमार का दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां इंटरेस्टिंग फाइट होगी, अदरवाइज वो सीट वन वे जा रही थी। तो देखना यह है कि कन्हैया कुमार इस टाइट को कितना पलटते हैं, कितना उस ज्वार को जो है भाटा में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से इस सीट पर आगे लेके जाते हैं। लेकिन वो सीट मनोज तिवारी की बहुत पक्की और मजबूत सीट। आप देखिए इसी सीट का हाल अभी यशवंत जी बता रहे हैं कि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है। मनोज जी, कन्हैया कुमार पीछे नहीं है, कन्हैया कुमार कल ही अनाउंस किए गए हैं, कांग्रेस वहां पे पीछे बिल्कुल थी। हमने कन्हैया कुमार की तस्वीर इसलिए लगाई है क्योंकि ये कल घोषित हुए, लेकिन यहां पर अभी तक मनोज तिवारी आगे दिख रहे थे, इनका कहना है यशवंत जी का, और कह रहे थे काफी मार्जिन से। लेकिन कन्हैया कुमार क्योंकि कल ही आए हैं तो इसलिए भी हम इन्हें सैद्धांतिक तौर पर ये नहीं कह सकते कि पीछे है। हाँ, हम सर्वे में हमने उनका नाम नहीं रखा था, इसलिए पार्टी पीछे है, पार्टी पीछे, कन्हैया कुमार अभी आए क्योंकि पार्टी के कैंडिडेट है, इसलिए हमने तस्वीर लगाई है, ये भी हम साफ कर दे रहे हैं यशवंत जी। तो ये सीट यानी अब रोचक हो गई है, यानी दिल्ली की 2 सीटें, लेकिन चांदनी चौक में भारतीय जनता पार्टी को अभी काफी पसीना बहाना हो गया यशवंत जी। बहुत ज्यादा पसीना बहाना होगा क्योंकि एक बड़े कद्दावर नेता का उन्होंने टिकट काटा, और वो मतलब वो टिकट जो कटा है वो बहुत ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाली शख्सियत हो रहा है। और जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो भी बहुत पुराना चावल जिसे कहते हैं, पुराना खिलाड़ी जो राजनीति का है, जेपी अग्रवाल का नाम, सांसद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है ये बहुत कांटे की टक्कर इस सीट पे होने, कांटे की टक्कर। मैं प्रभु चावला जी को इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु चावला साहब क्या कहेंगे आप? ये बात कर रहे हैं, यशवंत जी का कहना है कि चांदनी चौक की अगर बात करें तो चांदनी चौक में मामला फंसा हुआ है, बाकी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड पर दिख रही है। मैं यशवंत की बात से सहमत हूं, परंतु मैं 1967 से इलेक्शन देख रहा हूं, जब कॉलेज में पढ़ा तब से मैं देख रहा हूं, ईस्ट दिल्ली में रहा हूं, इसलिए मैं वहाँ पर देख रहा हूँ जी। ये जो पहले भी हुआ है, 3 बार आप जीती है दिल्ली की स्टेट असेंबली में, 7 की सीटों का स्वीप बाद में लोकसभा में मोदी जी के कारण यहाँ पर हुआ है। वही दिखा रहा है लगभग कि असेंबली में जो मर्जी होता रहे, परंतु जहाँ तक लोकसभा का सवाल है वहाँ पर जाकर के बीजेपी आगे रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है जहाँ पर, उनकी विजिबिलिटी इतनी हाई है, एक्सेप्टेबिलिटी हाई है, मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। परंतु इस बार जो हुआ कि 6 सीटें बदल देना, चेहरे बदल देना, उसका असर कितना होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी के समर्थक इस दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं। मैं रहा हूँ, संघ के सबसे ज़्यादा शाखा वहीं लगती थी,
वहाँ पर अब मुस्लिम भी सबसे ज़्यादा इस दिल्ली के तरह आते हैं। परंतु ये जो सीट की बात की है, प्रवीण खंडेलवाल उन्होंने ठीक कहा, कार्यकर्ताओं के साथ हर्षवर्धन को रिप्लेस करने का जस्टिफिकेशन कार्यकर्ताओं के गले से अभी तक नहीं उतरा है कि उनको उतारा गया है। इसलिए जो कैंडिडेट खड़े किए गए वहाँ इस बार, वो तीसरी बार उनको ला करके आप नए चेहरा दिखाना चाहते हैं। हालांकि सुषमा स्वराज की बेटी अच्छा काम कर रही है, उनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, परंतु कैंडिडेट जो खड़े किए हैं उनके मुकाबले में आपके कैंडिडेट थोड़े स्ट्रॉन्गर हैं, परंतु मोदी जी के सामने बड़े वीक पड़ जाते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच यशवंत जी आपके पास एक बार दोबारा आऊंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभु चावला जी ने की, इन्होंने कहा जो सर विदित भी है कि 6 टिकट काट दिए भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या उसका उस टिकट को काटने का असर दिख रहा है इस पर सर्वे पर? नहीं, देखिए आगे जरूर एक बात है, टिकट काट दी, लेकिन जो प्रभु जिस पर इशारा कर रहे हैं आप उस बात को समझिए। हमने 7 सीटों का हिसाब किताब दिया और हमने बताया कि 2 सीटें अटकी हुई हैं जी। लेकिन वोट शेयर के आंकड़े अगर आप देखें रोहित, लगभग 20% से ज्यादा वोट शेयर के गैप का मार्जिन है। प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के ऊपर वोट पड़ना है। कितनी बार ऐसा होता है जब आप किसी राज्य के वोट शेयर में 20% का गैप देखें, जबकि दोनों विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ये इंटरेस्टिंग है देखना। मतलब ये नहीं है कि आप और कांग्रेस के मिल जाने से उसमें कोई एडिशनल वोट आ रहा है। लेकिन मैं यशवंत जब आपको रोकूंगा, आप कह रहे हैं 20% का डिफरेंस है जी, यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जी। लेकिन चांदनी चौक में फिर ये 3% कहां से रह गया? इसलिए रह गया है वहां पर क्योंकि जो बीजेपी के खाते में बाकी सीटों पे जीत हासिल हो रही है वो इतने बड़े मार्जिन से हासिल हो रही है जो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन होते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा होता है किसी राज्य में जब आप सीटें देखते हैं, कुछ सीटें वो वन वे ट्रैफिक की तरह जाती हैं और कुछ सीटों पे मार्जिन कम रह जाता है, इसलिए वो एक सीट अटकी हुई है। उसके बियॉन्ड बाकी सब, जैसे मसलन आपने ईस्ट दिल्ली का नाम लिया, मैंने जब बताया कि ईस्ट दिल्ली सबसे ज्यादा तगड़ी सीट है, वहां पर 30% का गैप है, 30% गैप वोट शेयर में बीजेपी के और अपोजिशन पार्टी के वोट शेयर में। अब मुझे यह देखना होगा कि कन्हैया कुमार के आने से उसके ऊपर क्या असर। मैं यशवंत जी, मैं राकेश शुक्ला जी के पास चलूंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज और आप दर्शकों को साफ कर दें कि आम आदमी पार्टी ने एक जेल कैंपेन चलाया है। ये जो सर्वे है, जो आंकड़ा है, उससे पहले का है या उसके बाद का? क्योंकि दिल्ली के लिहाज से यह जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए एक बात बहुत साफ समझ लीजिए कि दिल्ली के लिहाज से जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, हम लोग ने सीरीज ऑफ स्नैप पोल किया है, उनके लिए सिंपैथी है। अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली में मुख्यमंत्री की पसंद के लिए सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के पास में। उनको चुनौती देने के लिए दूर दूर तक दूसरा कैंडिडेट दिल्ली में नहीं है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव के लिए है। देखना यह है क्या लोकसभा चुनाव में इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो मुख्यमंत्री की चॉइस के लिए, जैसे बिहार की बात हो रही थी, वहां तेजस्वी यादव नंबर 1 चॉइस हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के लिए पसंद के, लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री की चॉइस के लिए एक तरफा ढेर दिल्ली में प्रधानमंत्री। ठीक है, राकेश शुक्ला जी के पास चलते हैं। यशवंत जी, राकेश जी क्या कहेंगे? यशवंत जी का कहना है कि सिंपैथी है केजरीवाल को लेकर, जो सर्वे में भी बात आई, लेकिन वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। यानी विधानसभा के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन लोकसभा के लिहाज से नहीं। मैं यशवंत जी की एक बात पे सहमत हूँ। सहमत इस बात पे हूँ कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ स्विंग वोटर बहुत ज़्यादा है। वो अलग अलग चुनाव में अलग अलग वोटिंग करते हैं। 14 में देखिए तो विधानसभा चुनाव के 13 के विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के साथ गए, लेकिन 14 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। 19 में भी यही हुआ, 18 में आम आदमी पार्टी के साथ गए, 19 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। स्विंग करते हैं वो। दूसरा, यदि केजरीवाल जी के प्रति सिंपैथी है तो 2014 का चुनाव केजरीवाल जी की ईमानदारी जब पीक पे थी, केजरीवाल जी का सुशासन जब सिर चढ़ के बोल रहा था, तब आम आदमी पार्टी दिल्ली में 30% वोट पाई थी और कांग्रेस 15% पाई थी। आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की ईमानदारी जमीन पे आ चुकी है, सुशासन दिख नहीं रहा है। वो कैडर की बजाय वोटर तैयार किए, कैडर की बजाय लाभार्थियों का समूह तैयार किए, और वो लाभार्थियों का 2 वर्ग तैयार किए, एक डायरेक्ट बेनिफिट, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो वो वोटर जो है वो कितना स्विंग करेगा? वो लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के साथ जाएगा और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा। इसमें सबसे कठिन परीक्षा कांग्रेस की है कि कांग्रेस क्या अपने वोटर को फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट करना चाहती है। सबसे मुश्किल घड़ी कांग्रेस की। ये भी एक बड़ा सवाल है कि वोट शिफ्टिंग होगी या नहीं। इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ शाज़िया अलमी हमारे साथ जुड़ी हैं,
भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा आदिल खान साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, और नीरज मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। शाजिया आलमी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। दिल्ली में सर्वे दिखा रहा है 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन चांदनी चौक में टक्कर है, वहां पर सिर्फ 3% का एज है। क्या कहेंगे आप? जी, आप सबको नमस्कार और आदाब। 2014, 2019 और 2024 में भी आप इसी तरह का देखेंगे जो हुआ है 2014 में और 2019 में, यानी कि 7 की 7 सीटें भाजपा के लिए। और ये इसलिए क्योंकि आप अगर देखेंगे 2014 में तो करीब 46 बल्कि 47% वोट शेयर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 2019 में देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे 57%, यानी कि 10% बढ़ता है। तो आप और इसमें अगर आप वोट शेयर को अगर आप दोनों को जोड़ भी देते हैं तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी वो जो भी सोच रही है वो उनके लिए संभव नहीं है। एक और बात जो कोई कह नहीं रहा है यहाँ पे, वो आप देखिए, पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, प्रतिद्वंदी हैं, चैलेंजर हैं। और ठीक यहाँ पे जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है, और वो आंदोलन यूपीए 2 के खिलाफ शुरू हुआ है, जिसमें पूरी तरह से एक विलेन के तौर पर कांग्रेस पार्टी को करार दिया गया था। तो वहाँ पे वो दोनों कार्डर्स मिलकर काम करें, और बहुत ही पास, ज़्यादा दूर नहीं है पंजाब, 4-5 घंटे ही हैं। वहाँ पे बिल्कुल बिल्ली चूहे की लड़ाई हो वहाँ पे, और कुत्ता बिल्ली की लड़ाई हो, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। और मुझे लगता भी नहीं है चांदनी चौक में जो 3% आप कह रहे हैं, मनोज तिवारी के सीट में आप कह रहे हैं कि 30%, तो 3 से 30% हो या कुछ भी हो, 7 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही हैं। दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। चांदनी चौक पर टक्कर कड़ी है, लेकिन यह आंकड़ा तब का है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कल ही आई है, चाहे चांदनी चौक की बात हो और चाहे मनोज तिवारी की सीट की बात हो। बहरहाल, यानी हम बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात हो। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं एक रिएक्शन आदिल खान के पास चलूंगा। आदिल खान साहब, क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया, जो शाजिया आलमी का भी सवाल था, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार का पैनल है, इनके पास भी मैं आऊंगा, इनसे भी यह सवाल पूछूंगा कि ये जो गठबंधन आपने किया है, कि लोगों के बीच में आपको यह भी तो दिखाना पड़ेगा कि कितना नेचुरल है। क्या यही वजह तो नहीं है कि एक दूसरे के साथ आने का जो फायदा होना चाहिए था वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? देखिए रोहित भाई, मुझे नहीं पता कि आपने कितना सैंपल आप लोगों ने लिया, कहाँ से लिया, किसका सर्वे किया, मुझे आइडिया नहीं है। पर एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी कभी सर्वे में नहीं आती। आम आदमी पार्टी जब रिजल्ट आता है तो वो सीटें लेकर आती है। आपने देखा दिल्ली के अंदर 3 चुनाव आम आदमी पार्टी जीत के आई, कभी सर्वे में नहीं आई, पर रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जरूर जब्त कराया आम आदमी पार्टी ने। सेम पंजाब में पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से हम सर्वे में नहीं आ रहे थे, पर वहां से भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटों पर जमानतें जब्त जरूर करवाई। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं यशवंत जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सर्वे में एक चीज निकल के आई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सबसे पसंदीदा यानी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज दिल्ली का सबसे लोकप्रिय नेता और 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री एक फर्जी मुकदमे, फर्जी केस में जेल में है। दिल्ली के लोगों में काफी गुस्सा और काफी नाराजगी है, और इसका जवाब, जेल का जवाब वो वोट से जरूर देंगे। दूसरी बात, अभी शाजिया जी कह रही थी कि 2014 में, 2019 में, 2024 में सेम होगा। नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 2014 में आपने एक जुमला बोला था, वही जुमला आपने 2019 में रिपीट किया, और वही जुमला आप 2024 में भी लेके जा रहे हैं। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे। दिल्ली की जनता आपसे पूछ रही है कि आपने महंगाई क्यों नहीं कम किया। आप रोजगार देने की बात कर 2 बार लेके आए थे ना, और फिर आप लेके आ गए। तो आपसे पूछ रही है कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिया पिछले 10 सालों में। आपने भ्रष्टाचार की मोदी जी बात करते हैं अपने जुमला पत्र में, जिस अरे चुनावी भाषण समझिए, आप लोग झूठे लोग हो। शुरू कर दो, भ्रष्टाचार की बात है। झूठ बोलने से नहीं होता। जुमला पत्र जो आपने बांटा है ना, देखिए, अरे जुमला पत्र आपने बांटा है ना, आप हैं वो आप भी जानते हैं। तकलीफ क्यों हो रही है आपको? झूठे आप हैं वो आप भी जानते हैं। आप झूठों की मशीन हो। झूठे आप हैं, आपको अच्छे से अंदाजा है। आप तो झूठ की मशीन है। मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे नहीं गुस्सा आ रहा है एंकर पर जो आपको लग रहा है। आदिल भाई और शाजिया जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। आदिल भाई, आपकी बात भी पूरी आ गई, शाजिया जी मैंने आपकी बात भी पूरी
पूरी सुनी। कांग्रेस की बात सुन लेते हैं, नीरज मिश्रा साहब मौजूद हैं। आदिल भाई रुके, आपके सहयोगी पार्टी इनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज मिश्रा साहब, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होगा क्या आम आदमी पार्टी के लिए? रोहित जी देखिए, हम तो सहसम्मान ये जो आंकड़े हैं इसको नकारते हैं। शाहजिया जी, एक बार नीरज मिश्रा कांग्रेस के नेता उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा अभी जी। रोहित जी, मैं ये कह रहा था कि हम सहसम्मान इस आंकड़े को नकारते हैं क्योंकि जैसा कि यशवंत जी कह रहे थे, इसमें सबसे बड़ा एक वेरिएबल ये है कि हमने जो अपने कैंडिडेट्स दिए हैं वो कल ही दिए हैं, और वो चेहरा आने के बाद वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा आंकड़ों में, उसके ऊपर एक दोबारा सर्वे होना चाहिए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, इस बार का चुनाव एक बड़ी विशिष्ट परिस्थिति का चुनाव है। देखिए, दिल्ली के अंदर जब कोरोना से लोगों की जान जा रही थी तो आपने मीडिया वालों ने ही हमारे यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को ऑक्सीजन मैन की उपाधि दी, क्योंकि वो कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे थे। और जो भाजपा के सांसद नीरज भाई, मैं ये चाह रहा हूं कि क्या आपका वोट ट्रांसफर हो पाएगा क्या आम आदमी पार्टी? रोहित जी, उससे बड़ी बात है, गठबंधन में ये बड़ी दिक्कत आती है। रोहित जी, दिल्ली की जनता का तो सम्मान करिए, उनके मुद्दे तो सुन लीजिए, उसके बाद वोट ट्रांसफर की बात करेंगे। जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे तो भाजपा के नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनके जो 6 सांसद थे वो अपने घरों के अंदर थे। जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकतें संसद के अंदर लाकर छीनी जा रही थी तो वो सांसद तालियां बजा रहे थे। दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और एक भाजपा का सांसद संसद के अंदर एक सांसद को ऐसी भाषा बोल रहा था जो मैं आपके यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी विशिष्ट परिस्थिति का चुनाव है। और बड़ी बात तो ये है, इंडिया गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन है जो ये मानता है कि पिछले 10 साल के अंदर जो अन्यायकाल चला है, जिसमें सबसे ज्यादा व्यापारी, युवा और इस देश की महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हुआ, उसके लिए हम लोग साथ हैं। तो कार्यकर्ता और नेता सब एक साथ मिलकर इस भाजपा के अन्याय काल का अंत करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, आपका कहना है वैचारिक गठबंधन है। प्रभु चावला जी, क्या कहेंगे आप? ये जो वैचारिक गठबंधन नीरज जी ने जिसका जिक्र किया, क्या जनता भी इसको, हालांकि जो सर्वे सामने आया है, हालांकि कैंडिडेट अभी कल अनाउंस हुए हैं, इसलिए ये बात भी हम कह रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली की जनता इस वैचारिक गठबंधन को इस विचार के तौर पर ले पाएगी? क्या आपके ऑब्जर्वेशन है सर? जो वैचारिक गठबंधन तो आइडियोलॉजिकल होता है, परंतु कांग्रेस और आप में क्या कॉमन है आइडियोलॉजिकली, मेरे को समझ में नहीं आता अभी तक। एक का वैचारिक संबंध ये है कि बीजेपी को हराना, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। बाकी अगर वैचारिक गठबंधन होता कांग्रेस के साथ तो बाकी स्टेट्स में भी होता, पंजाब में क्यों नहीं हुआ? वहाँ वैचारिक संबंध नहीं है समन्वय उनके ऊपर। तो मेरे को लगता है कि यहाँ मोदी जी को हटाने के लिए या बीजेपी को हटाने के लिए एक इन्होंने गठबंधन किया है। परंतु हैरानी की बात, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब उन्होंने दिया कि 35% वोट मिल रहे हैं, जो मेरे को लगता है पहले जो इनको अलग अलग वोट मिले थे उससे भी कम है। ये बात ठीक है नहीं? हाँ, उधर 35, इसका दोनों के बढ़ने के बाद 35% कांग्रेस के और गठबंधन के वोट हैं, तो ट्रांसफर कहीं ना कहीं से नहीं हो रहा है, बढ़त नहीं हो रही, एडिशनलिटी नहीं हो रही। और अकेले जैसे ने कहा कि केजरीवाल कितने पॉपुलर हैं, उनको 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वैचारिक गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिव गठबंधन जिसको आप कह सकते हैं। नेगेटिविटी, इसका मतलब नेगेटिव उस सेंस में नहीं कह रहा कि ये खराब है, नेगेटिव इसलिए कह रहा हूँ, कई बार आता है वोट मांगते हैं आप इसको हटाने के लिए, मेरे को जिताने के लिए वोट नहीं मांग रहे आप। अपोजिशन का वैचारिक गठबंधन इस वक्त इंडिया का यही है, नेगेटिविटी है कि हम इनको हटाना चाहते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी को खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, इसलिए इनको हटाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, वो बद्दे उठा रहे हैं, पर उस नारा और नीति को मिला नहीं पा रहे। रोहित जी, केजरीवाल जी के वोट दरअसल कांग्रेस और भाजपा के दोनों के विकल्प के रूप में उभरने के कारण हुए थे। उनके आधे वोट कांग्रेस को हराने के लिए और आधे वोट भाजपा को हराने के लिए। अगर वो कांग्रेस के साथ में जाएंगे तो जो भाजपा, कांग्रेस को हराने वाले आधे वोट हैं वो भाजपा की ओर जाएंगे जो लोकसभा चुनाव में जाते हैं, और अगर वो भाजपा के साथ कभी भूले भटके चले गए तो जो भाजपा को हराने वाले वोट हैं वो कांग्रेस की ओर चले जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात, तो ये बहुत बेसिक सा वहां का है। और ये लगभग 20% वोट ऐसे हैं जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इधर से उधर पेंडुलम की तरह स्विंग। बिल्कुल यशवंत जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक बार राकेश शुक्ला साहब आपके पास आऊंगा। राकेश जी, सवाल मेरा भी आपसे वही सवाल है। देखिए, वोट ट्रांसफर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इसलिए बार बार इसके हर पहलू को उठाकर देना चाहूंगा। अभी प्रभु चावला जी ने बताया, यशवंत देशमुख जी ने बताया, पॉलिटिकल मेहमानों के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर 19 के चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन था बीएसपी और सपा का, बड़ा डेडली गठबंधन था, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुए, धराशायी गठबंधन हो गया। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं बार बार।
रोहित भाई, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया तो समाजवादी पार्टी का वोटर बसपा के साथ गया, लेकिन बसपा का वोटर सपा के साथ नहीं आया। दिल्ली में क्या हो रहा है सर? दिल्ली में मुझे लगता है कांग्रेस का वोटर कमिटेड वोटर है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गया, भाजपा के साथ नहीं गया। वो आपका 15 से 23% वोटर है। वो कैसे जाएगा आम आदमी पार्टी के पास जब वो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस के साथ था? तो क्या वो निर्देशों पे चलने वाला वोटर है कि कांग्रेस की तरफ से निर्देश दिया जाएगा? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है कि आज यदि वो लोकसभा के लिए आम आदमी पार्टी के लिए कहता है कि इस ईमानदार दल को वोट करिए, तो 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव में वो किस मुंह से जाएगा ये कहने कि ये भ्रष्ट हैं, चोर हैं, इनको वोट मत करिए, कांग्रेस को वोट करिए। अभी नीरज जी वैचारिक गठबंधन की बात कर रहे थे, तो क्या ये बताएंगे कि विधानसभा चुनाव में भी ये वैचारिक गठबंधन चलेगा? ये इंश्योरेंस क्या कार्यकर्ताओं को दे पाएगी कांग्रेस? ये बहुत बड़े सवाल है कांग्रेस के सामने, जिसको हल करना कठिन होगा। नीरज जी बताइए, इस सवाल का जवाब है? रोहित जी, इस सवाल का जवाब है, क्योंकि ये जो गठबंधन है ये तो उन 30 लाख नौकरियों के लिए है जो भाजपा ने नहीं दी। ये तो जो गठबंधन है वो उस 500 रुपए के सिलेंडर के लिए है जो भाजपा ने नहीं दी। ये जो गठबंधन है उस 100 रुपए के पेट्रोल को 80 से नीचे लाने के लिए है, जो कि भाजपा ने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, इस देश की जनता को राहत देने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। और 8 महीने बाद क्या होगा? चिंता मत करिए, पूरा मौका, आपको पूरा मौका देंगे। एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। रोहित भाई, 8 महीने के बाद क्या होगा ये तो तब देखेंगे। लेकिन आज ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस चुनाव के अंदर देश की जनता उस अधपके जीएसटी के खिलाफ वोट करेगी, उस महंगाई के खिलाफ वोट करेगी। अब मैं आपको रोकूंगा, आप रुक जाइएगा। मैं एक बार शाजिया इल्मी के पास जरूर जाऊंगा। शाजिया जी आपके पास आ रहे थे जी, अब आप बताइए अपनी बात। जी रोहित जी, क्योंकि आप नीरज जी के पास 2 बार गए और मुझे तो लग रहा था टॉपिक है सीट शेयरिंग का। मैं शाजिया इसलिए गया क्योंकि उन्होंने वैचारिक गठबंधन की बात की, मैं जानना चाहता था कि वैचारिक रोहित जी मुझे बोलने दीजिए। नहीं आपने अब ठीक है रोहित जी, रहने दीजिए रोहित जी, रहने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कम देर बोला और मैंने सिर्फ सीटों के संदर्भ में बोला। अब ये देखिए, आगाज से अंजाम तक जिस पार्टी की शुरुआत होती है झाड़ू से और वो कहानी खत्म हो जाती है दारू पर। वो लोग जो बात करते थे स्वराज की, वो अब बात कर रहे हैं शराब की। वो जो पार्टी जो लगातार कट्टर बेईमान और चोर उचक्का और जने क्या क्या बोलती थी आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी जो बोलती थी कांग्रेस को, देखिए ये कौन, ये क्यों? आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। आदिल भाई उसके बाद आपके पास आऊंगा। शाजिया जी आप अपनी बात पूरी करें जी। नहीं रोहित जी, इनका फेडर, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ आदिल जी, तकलीफ हो रही होगी ना, बहुत सुनना पड़ेगा। तो देखिए, आदिल पता नहीं कब आए पार्टी में, लेकिन मैं को फाउंडर्स में से रही हूँ और अन्ना हजारे आंदोलन यूपीए 2 के करप्शन के खिलाफ था, जहां सोनिया गांधी जी के तस्वीरें और फोटो और साथ साथ में राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली और जितने भी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, उनके सुपुत्र, पूरे खानदान के तस्वीरें लेकर हम लोग कहते थे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। ये चोर थे, तो ये बता दें इनकी असलियत। दूसरी बात और जरूरी बात, कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहना चाहूंगी कितनी अरे उसी असलियत से आप टीवी पर बैठे हो। अफसोस की बात है भैया कि कन्हैया कुमार को, कन्हैया कुमार अरे फिर लगातार कोई बोल रहा है, लगातार कोई बोला। देखिए मैं भी बोलूंगी, फिर मैं भी बोलूंगी जी। नहीं, जिस चैनल पर आप अभी है ना, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। देखिए एक-एक करके। नहीं रोहित जी, एक-एक करके अपनी बात करिए। रोहित जी मुझे बोलने दीजिए। रोहित जी गलत है ये, रोहित जी। हाँ नहीं रोहित जी, आप में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप इतना आप में होना चाहिए। नहीं हम में तो कंट्रोल है, आप अपनी बात पूरी करिए। मजाक ना उड़े और ये लोग लगातार। भाई साहब रोहित जी, अभी आप इस चैनल में है ना, जिस चैनल पर आप हैं उसकी डेब्यू एंकर में थी, जिस चैनल शाजिया जी बिल्कुल मैं जानता हूं आप इस चैनल की भी डेब्यू एंकर रही हैं, आम आदमी पार्टी का भी आपने जिक्र किया अभी, तो बिल्कुल उसकी भी को फाउंडर रही हैं। आप अपनी बात पूरी करिए जी। तो इन भाई साहब से बता दिए कि मैं लोकप्रियता, हाँ मैं, अच्छा दूसरी जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, कांग्रेस के लिए बहुत ही अफसोस की बात है, आपको लगता है रोचक हो गया होगा नॉर्थ ईस्ट का पूरा मामला, लेकिन कन्हैया कुमार आपने बेगूसराय में देखा तो उनका हशर क्या हुआ था। और आप सोचिए जो लगातार इल्जामात लगते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग टुकड़े, सबसे बड़े प्यादे, सबसे बड़े प्रतीक उसके वहां पे पहुंचा दिया है। उदित जी जो क्या क्या बातें कही है उन्होंने, जब राम मंदिर की बात हुई थी, मतलब सनातन विरोधी तो बात है ही, लेकिन उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, तो देश विरोधी,
हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, इन सब पूरे पूरे टुकड़े गैंग के सब आपने सिपाहियों को इकट्ठा कर लिया है और वो सारे सिपाही और ये जो भी हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। कांग्रेस को खत्म करने में तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हाथ रहा है पंजाब में और दिल्ली में। तो मैं क्या बोलूं, हम तो दुश्मन हम थोड़ी ना है, एक दूसरे के दुश्मन तो वो हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आदिल खान साहब आपके पास आऊंगा। शाहजेब आदिल खान से जवाब ले लेते हैं, आपकी बात पूरी हो गई। बड़ा कंफ्यूजन है इस पर। आदिल खान साहब बताइए, इनका कहना बहुत कंफ्यूजन है, पंजाब में दुश्मनी, दिल्ली आते आते दोस्ती, और इस कंफ्यूजन में बहुत नुकसान लोगों का भी हो रहा है और आपका वैचारिक तौर पर भी चिंता भी जाहिर कर रही है शाजिया और ये आरोप भी लगा रही है, बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन इनका नहीं है, बल्कि आज पूरा देश कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से। जो भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में महंगाई कम कर रही थी, आज वो महंगाई की बात नहीं कर रही है। आप तो कह रहे थे ना 35 रुपए में डीजल और पेट्रोल देंगे, उस पर बात करिए। आप तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हो? 10 साल के बाद सबसे कम रही है, आप उस पर क्यों नहीं बात करें? मैंने आपने अपने जुमला, अरे कुछ नहीं रही है, 45 कुछ ने बोल दिया। अरे 1400 रुपए में गैस सिलेंडर बेच रहे हैं, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है? पूरा देश देख रहा है। आप देखिए, झूठों के सरदारों के साथ बैठ के लोग झूठ बोलना सीखेंगे। आपने मोदी जी से झूठ बोलना ही तो सीखा है, और सीखा क्या है? अरे शराब घोटाले, उचित तथा कथित शराब घोटाले से 60 करोड़ रुपए रिश्वत ले रखी है ना आपने। 60 करोड़ रुपए रिश्वत, 60 करोड़ रुपए रिश्वत किसने ले रखी है? 60 करोड़ रुपए रिश्वत क्यों नहीं दिया? अरे इसका जवाब दे दो, चलो इसका जवाब दे दो, आप इसी का जवाब दे दो। चलो मामा, इसका जवाब दे दो, आप इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, चलो इस पर जवाब दे दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, चलो इसका जवाब दे दो साजिया जी, इसका जवाब दे दो। अरे इसका जवाब दे दो, मैं मान लेता हूँ। क्यों लिए 60 करोड़ रुपए रिश्वत? क्यों लिए 60 करोड़ रुपए रिश्वत? क्यों लिए 70 करोड़? अरे आपसे ज्यादा बेशरम कौन है? 60 करोड़ की रिश्वत क्यों लिए? माफ करेगा? क्यों लिए रिश्वत? रिश्वत क्यों लिए? शराब क्यों लिया? रिश्वत क्यों लिया? शरद रेड्डी से रिश्वत क्यों लिया? 60 करोड़। शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत क्यों ली? मजा आ गया। शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, मैंने पूरा मौका दिया आप लोगों को अपनी अपनी बात कहने का। आदिल भाई आपने भी अपनी बात कही, शाजिया जी आपने भी अपनी बात कही। अब मैं एक बार फिर से साहब आपने भी बात की, नीरज भाई, मैं फिर से एक चर्चा पे आऊंगा। आरोप प्रत्यारोप की बात तो हो रही है, चुनाव सामने है। प्रभु चावला साहब अब क्या कहेंगे आप? ये देखिए, वैचारिक गठबंधन को लेकर हमने बात कर ली, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, आंकड़ा सामने आ रहा है, उससे जो हकीकत है वो बिल्कुल सामने है। लेकिन इस हकीकत को मानने में, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी आखिर बात जब तक चुनाव नहीं हो जाते, नतीजे नहीं आ जाते, तब तक हार माननी भी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी वजह जो सिंपैथी की बात हो रही है, यशवंत जी भी जो बात कह रहे थे, उनका सर्वे भी कह रहा है, वो सिंपैथी इस लोकसभा के चुनाव में आखिरकार क्यों नजर नहीं आती? अगर वोटों के लिहाज से देखें, क्या आरोपों में दम नहीं है या कन्विंस नहीं कर पाते लोगों को? क्या कहेंगे इस पर आप? मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑपोजिशन कोई नैरेटिव इकट्ठा नहीं कर पाई है, कि उनके पास इश्यूज हैं, जैसे वो बोल रहे थे कि इतने वायदे किए कोई भी पूरे नहीं हुए, परंतु वो कन्विंस कैसे करेंगे कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल के अंदर एक नैरेटिव पकड़ रखा है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हिंदुत्व, नेशनलिज्म, ये 4 इंपॉर्टेंट इशू हैं। उसके बाद जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है, जो बाकी उन्होंने स्कीम लागू की है, वो अलग से रहा है। उसका काउंटर ऑफेंसिव करने में अपोजिशन एक नारे के रूप में इकट्ठा होकर के देने में असफल रहे हैं कि मोदी की गारंटी के ऊपर लोगों को ज़्यादा विश्वास है, वारंटी के ऊपर अपोजिशन की कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ये कमज़ोरी अपोजिशन की है। उसके लिए बीजेपी, कई बार मोदी जी ने कहा कि अपोजिशन डर है, इसका ठेका मैंने ले रखा है। सवाल है कि अपोजिशन अपने आप को यूनाइट करके एक नारा ला कर खड़ा करे। कांग्रेस ने अपना न्याय संकल्प दे दिया, आज ही ने कुछ और कह दिया, तो एक कॉम्बिनेशन लेकर के, जैसे इमरजेंसी के दौरान हुआ था इंदिरा गांधी जी को हटाने के लिए, और अटल जी के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं था। अटल जी सबसे पॉपुलर लीडर थे, उसके बाद भी बीजेपी को 140 से नीचे 112 सीटें मिली थी उस वक्त। परंतु इस वक्त ऑल्टरनेटिव अपोजिशन बजाय कि टीवी चैनल के आकर के भी वही भाषण करे जो स्टेज पे होते हैं, उससे यहाँ डिस्कशन थोड़ी है सीरियसली होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर अपोजिशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, गुड फॉर गुड डेमोक्रेसी। अपोजिशन जब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है, कोई नैरेटिव अल्टरनेटिव बना नहीं पाती है, तो अपोजिशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने क्या एक कंबाइंड वन सिंगल
पॉजिटिव मैसेज देने की जरूरत है, जो पॉजिटिव मैसेज अभी तक जी। नहीं दे पा रहे हैं। जी और रोहित, दिल्ली की एक बड़ी त्रासदी ये भी है कि पिछले 3 सालों में 2 सालों में जो भी आप कहें, दरअसल दिल्ली की शराब पॉलिसी, लिकर पॉलिसी के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। जी। जितनी आक्रामकता के साथ में कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मुद्दा उनका खड़ा किया हुआ है। बीजेपी की तो स्थानीय लीडरशिप पूरी तरह गायब ही है अभी तक, बीजेपी के पास में कोई आ ही नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर लूं, उनके खिलाफ जो सबसे बड़ी स्टोरी छपी थी मेरे अखबार में फ्रंट पे भी छपी थी, बाकी अखबारों ने छापने से मना कर दिया था। जी जी यशवंत जी, फाइनल कमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं यशवंत जी ये जानना चाह रहा हूं कि गठबंधन तो हो गया, लेकिन इस चुनाव में तो अभी तक कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि अभी वक्त है चुनाव में, आगे कुछ तस्वीर भी बदल सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये डेंट कर सकता है आम आदमी पार्टी की इमेज को और कांग्रेस की इमेज को भी विद इन द कैडर? देखिए, आप और कांग्रेस के दोनों के कैडर के बीच। देखिए, दोनों के अलायंस में मौलिक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बात हमें समझनी चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को खा करके बनी है, बड़ी है। शीला दीक्षित जी जैसे नेता के ऊपर कैंपेन में पूरे आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल जीते थे, तो ये एक नेचुरल अलायंस की तरह से बढ़ना इनके लिए मुश्किल है। अभी इसके बाद में जब विधानसभा चुनाव होंगे, जो आम आदमी पार्टी 65 और 67 सीट जीत के दिल्ली में काबिज हुई थी, क्या वो कांग्रेस को अलायंस पार्टनर की तरह से विधानसभा चुनाव में लेगी? क्या आपको इस बात का कहीं से भी दूर दूर तक अंदेशा होता जी। है? और पंजाब में जो स्थिति है, क्या एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं एक बात ये आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल की अपना एक वजूद, अपनी एक पॉपुलैरिटी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस पॉपुलैरिटी या उस वजूद के खिलाफ कांग्रेस ने जिस तरह से लड़ाई यहां पे लड़ी है, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता या नेता प्राइवेट में अभी भी ये मानते हैं कि जब तक आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस का इस राज्य में रिवाइवल नहीं हो सकता। ये एक बेसिक कंट्राडिक्शन है जो उनके नेता प्राइवेट में बोलते हैं। ठीक है, अलायंस है, वो सामने उस तरीके से लड़ना चाहिए भी, एक राजनीति है, उसमें अपनी बातें उस तरह से बोलनी भी चाहिए और कैंपेन भी करना चाहिए। राकेश शुक्ला साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? दिल्ली की जो तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अभी इस चुनाव और अगले आने वाले विधानसभा चुनाव की बात भी करें। सवाल मेरा यही है कि क्या ये दोनों पार्टियों को, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, उनके लॉन्ग टर्म में क्या दोनों पार्टियों को डिरेल कर सकता है ये बेमेल गठबंधन, या बीजेपी को डिरेल कर सकता है? नहीं, मुझे लगता है ये दोनों गठबंधन जो है आपस में ही एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होंगे, क्योंकि दोनों वोट ट्रांसफर नहीं कर रहे। कांग्रेस से नाराज वोट आम आदमी पार्टी के पास है, वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली का वोटर निर्देशों पे नहीं चलता। दूसरा, जो सद्भावना की बात हो रही है, सिंपैथी त्याग पे आती है, और केजरीवाल जी का त्याग पे सिंपैथी मिली थी जब उनको बहुत बड़ा बहुमत दिया था दिल्ली की जनता ने। आज उनके ऊपर त्याग का नहीं है, पद लोलुपता का आरोप लग रहा है। वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद को लेके सिमटे हुए हैं, मुझे लगता है उससे सिंपैथी पैदा नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी घातक साबित होगा। बिल्कुल। तो दिल्ली की स्थिति आपके सामने है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे दिख रही है। हालांकि कांग्रेस ने कल प्रत्याशियों का ऐलान किया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तमाम सीटों पर। और दूसरी तरफ चांदनी चौक एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है एबीपी न्यूज और सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक।